हेलो, वेलकम टू ऑल। आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। और यहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 एंड 10 जनवरी 2025 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज मतलब न्यूज़ में क्या रहा है। तो सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है, जिसकी कहीं ना कहीं होस्टिंग इंडिया को मिलने वाली है या इंडिया को दी जाएगी। तो यहाँ पर 28th सेशन ऑफ CSPOC, जिसकी अध्यक्षता इंडिया करेगा, ये बात सामने आई है। अब सबसे पहले CSPOC है क्या? तो इट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो सबसे पहली बात, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या होती है? तो एक सिंपल से अगर बात की जाए तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो कहीं ना कहीं प्रीवियस टाइम में कॉलोनीज रही हैं ब्रिटेन की, उन्हीं के ग्रुप को कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं। कहीं ना कहीं दैट मीन्स इसका जो मेन मोटो होता है वो ये रहता है कि एक टाइप की पॉलिटी, एक टाइप की इकोनॉमिक कंडीशन वाले देश आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, इसीलिए ये कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाया गया। तो इसकी जो 28th कॉन्फ्रेंस है, इसको अनाउंस हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया है। और ये इसकी एक मीटिंग चल रही थी। वो मीटिंग कहाँ पे थी? गर्मिसी में। तो वहां से बात आई कि भाई अगली जो कॉन्फ्रेंस होगा, 28th कॉन्फ्रेंस, वो इंडिया होस्ट करेगा। अब ये स्पीकर एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर किसके लिए होते हैं? तो जैसे पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा उसके सदन होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। तो उसमें जो हेड होता है स्पीकर है, या उसकी अध्यक्षता करने वाले लोग प्रेसाइडिंग ऑफिसर कहलाते हैं कमिटीज के। तो उन्हीं की मीटिंग होस्ट की जाएगी इंडिया में। जो कॉन्फ्रेंस होगा इंडिया में होगा। यहाँ पर एक न्यू लोकेशन आपको मिली है, गरसी। ये क्या है? तो सबसे पहली बात, गरनसी एक चैनल आइलैंड है। इट इज अ चैनल आइलैंड। और कहाँ पर है? इन इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल का आप नाम भी सुनते हैं, कई सारे लोग स्विम करके से पार करते हैं इंग्लिश चैनल को। और अल्टीमेटली ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नियर द फ्रेंच कोस्ट इसकी लोकेशन मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए किस स्टेट के तहत आता है, तो अगर सोवरेन स्टेट की बात की जाए, तो सोवरेन स्टेट इसके लिए ब्रिटेन है। इसीलिए आपको पासपोर्ट भी किसका देखने को मिलेगा? तो पासपोर्ट भी ब्रिटेन का ही देखने को मिलेगा। दैट मीन्स यूके बेस्ड पासपोर्ट होगा। इसकी अगर कैपिटल की बात की जाए, तो कैपिटल है इसका सेंट पीटर पोर्ट, इसका कैपिटल है। तो ये एक न्यू लोकेशन है, इसे जरूर याद रखें। अब ये जो कॉन्फ्रेंस होती है या होने वाली है, उसका मेन फोकस क्या रहेगा? तो एक तो मेन फोकस रहेगा लगातार जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल मीडिया पर। तो मेन फोकस एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल मीडिया पर है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे यह भी बन सकता है कि भाई जो 28th कॉन्फ्रेंस होगी CSPOC के, उसका मेन एजेंडा क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। और यहाँ पर जो मेन बात की गई है, किस पे बात की जा रही है? तो कुल मिलाकर जो डिस्कस किया जाएगा वो किया जाएगा रोल ऑफ पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट का क्या रोल रहेगा जो भी डिफरेंट टाइप के ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके लिए। तो पहली बात, तो डिफरेंट टाइप के ग्लोबल चैलेंजेस में आपसी व्यू को चेंज किया जाए, एक तो ये टाइप है। दूसरा, मेन इशू टूरिज्म से रिलेटेड आता है, कितना ओपन टूरिज्म हो। एक मेजर इशू ग्लोबल लेवल पर है साइबर क्राइम का। ठीक। तो ये जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम किस प्रकार से आपसी सहयोग बढ़ाएं, इनहेंस कोऑपरेशन। कोऑपरेशन एक दूसरे का होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो डिफरेंट टाइप के पैरामीटर हैं, डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिसेस हैं, उनको एक्सचेंज किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल इश्यूज है इससे छुटकारा मिल पाए। तो इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस कराई गई। और इससे पहले भी इंडिया इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर चुका है 1970, 71, 70, 1989 एज वेल एज 2010 में। तो ये इंडिया की हिस्ट्री थी। तो एक छोटा सा पार्ट है, इसको याद रखिएगा। ये होस्ट कहाँ पर किया जाएगा? तो इंडिया में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो ये जैसे डेटा आता है आपका CPI एंड IIP का, WPI का, वैसे ही आपका एक डेटा होता है, इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मंथली मंथली ये डेटा रिलीज होगा NSO के थ्रू, जो कि अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर हम लोग IIP की बात करें,
तो आईआईपी एक सिंपल सी बात है कि नाम से आपको दिख रहा है इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है। अब इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज ही कर रहा है, ऑल ओवर इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर इसमें हम लोग बात करें तो 8 कोर इंडस्ट्री आती है, या 8 कोर सेक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं। और वो 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, और ये एक क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है। तो कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, ये 3 सेक्टर आपके हो गए। इसके बाद रिफाइनरी, इसके बाद फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 कोर सेक्टर होते हैं। बाकी बहुत सारे भी सेक्टर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन मेन ये है। ठीक है। तो इनका जो ग्रोथ देखने को मिला है नवंबर में 5.2% देखने को मिला है, जो कि हाईएस्ट रहा है पिछले 6 महीने में। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में काफी लो था, 3.5% के हिसाब से था। और ये डेटा मंथ बाय मंथ बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जारी करती है, और इसी के अंडर एक आता ही है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसने ये डेटा जारी किया। ठीक है। और इससे ये पता लगता है कि अगर आप 2023 का कंपैरिजन करेंगे 2024 से, सेम मंथ में हमको लगभग 2.5% का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में, अगर नवंबर टू नवंबर आप कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे ओवरऑल डेटा की बात की जा रही है। 18th आउट ऑफ टोटल 18 सेक्टर में से 23, मतलब 18 आउट ऑफ 23 इंडस्ट्री, टोटल 23 इंडस्ट्री ग्रुप्स में से 18 जो ग्रुप्स हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, उन्होंने मतलब बेहतर अपना रिजल्ट शो किया है, उसमें ग्रोथ देखने को मिला है सेम पीरियड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये कुछ डेटा आई है। मेन डेटा ये है कि इंडिया का जो आईआईपी है इस महीने कितना रहा है, तो 5.2% रहा है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अब देखिए ये एक आपका दैट मीन्स मेडिकल फील्ड में आने वाला एक इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है, और ये रिफॉर्म रिलेटेड है, जो कि बात करता है इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक सिस्टम परफॉर्म्स टेली सर्जरी ओवर द डिस्टेंस ऑफ 286 किलोमीटर। टेली सर्जरी का मतलब ही हो गया कि दूर से बैठे बैठे इस सर्जरी को किया गया परफॉर्म। और ये पहली बार ऐसा किया गया है, और ये पूरी तरीके से इंडियन बिल्ड, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो इंडियाज इंडिजीनियस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, जिसका नाम है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, SSI मंथ, इसने 2 रोबोटिक कार्डियक सर्जरीज को परफॉर्म किया है, और वो भी कितनी दूरी से, 286 किलोमीटर की दूरी से। और ये कहाँ कराया गया है, तो मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव के थ्रू। और ये हॉस्पिटल जयपुर में था, और डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, दैट मीन्स इसको ऑपरेट इन्होंने किया है गुरुग्राम से ही। वही डिस्टेंस आई है, लगभग 286 किलोमीटर दूर। तो ये जो, और ये किया किसके थ्रू गया है, तो ये जो आपका रोबोट है SSI मंत्र 3 सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, इसके थ्रू 2 ऑपरेशन किए गए हैं, रोबोटिक ऑपरेशन। एक तो है इंटरनल मेमोरी आर्टरी हार्वेस्टिंग का, और दूसरा था वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक बीटिंग हार्ट टोटली एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास कराया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है इंडिया में एक रिफॉर्म के तौर पर मेडिकल फील्ड में, टेली सर्जरी। तो रोबोट का नाम, या दैट मीन्स जो चीज है, SSI मंत्र। और ये चीज इंडिया में हुई, किस हॉस्पिटल में हुई और किसने किया, ये चीज जरूर याद रखें। और इसी को पहली बार दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड लेवल पर रेगुलेटरी अप्रूवल दिया गया। तो SSI मंत्र थी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, ये वर्ल्ड का पहला रोबोटिक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड लेवल पर जिसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिला फॉर टेली सर्जरी एंड टेली प्रोकॉटरिंग। और इसको अप्रूव करने वाली आपके सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, और ये न्यूज भी। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो यहाँ पर एक पर्सन का नाम आया है, चंद्रा आर्या। एक्चुअली जहां आपने देखा होगा कनाडा में जस्टिन ट्रूडेau के रेजिग्नेशन के बाद कौन उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होगा, तो यहाँ पर एक इंडियन बॉर्न कैनेडियन MP चंद्रा आर्या का नाम आया है, जिनका कई बार इंडियंस दैट मीन्स इंडिया के सपोर्ट में बात रखी है, एज वेल एज क्रिटिसाइज किया खालिस्तान सपोर्टर को।
तो उन्होंने अपनी कैंडिडेसी प्रूव करने की बात कही है, ये जो कनाडा की लिबरल पार्टी की तरफ से, ठीक है। अ, इनके कई सारे जैसे प्रपोजल्स रहते हैं, तो उसमें से एक और ये भी चीज रही है कि इन्होंने रिटायरमेंट एज को कहीं ना कहीं 2040 तक 2 साल बढ़ाने की बात कही थी, अपने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा रखने के लिए। और अगर डिप्लोमेसी लेवल की बात करें तो इन्होंने बात कही है कि कनाडा टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ स्टेट, जो कि मेजर इशू चल रहा है, तो ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। तो ग्लोबल जस्टिस के तहत पैलेस्तीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट रखने की बात कही थी। दो मेजर एजेंडा थे जिनकी वजह से ये हाईलाइट हुए हैं, और इनका नाम याद रखिएगा, जो हो सकता है कि आगे दैट मीन्स उस पद के लिए खड़े होगा। इसके बाद एक सरकार का इंपॉर्टेंट डेटा आया है, इंडियाज नेशनल हाईवे बिकमिंग द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क। हो सकता है, वो कह सकता है कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट इंडिया में चल रहा है, तो जो हाईवे है, रोड डेवलपमेंट है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क सिस्टम बन जाए। तो अगर आप देखें 2024 में ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने प्रेजेंट किया है, जिसके मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं। तो अगर बात की जाए कि इंडिया का नेशनल हाईवे नेटवर्क लगभग पिछले 10 सालों में 60% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि 2014 में लगभग 91,000 के लगभग थी, 2024 में 1,46,195 किलोमीटर का विस्तार हुआ है। अब यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा भी इन्होंने शो किए हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बात की जाए, तो हाई स्पीड कॉरिडोर आपका 93 किलोमीटर से लगभग 2400 किलोमीटर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इसके साथ साथ कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि वर्ल्ड बैंक, JICA, ADB के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा, और 30 नवंबर 2024 तक टोटल 3,105 किलोमीटर में 2540 किलोमीटर को पूरा किया जा चुका है। इसके साथ साथ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने 8 मेजर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बात की। ये नाम आपको, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने नेशनल स्पीड कॉरिडोर? तो 8 बनाए जाएंगे, लगभग 936 किलोमीटर, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 50,655 करोड़ होने वाली है। इसके साथ साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए भारतमाला परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स भी बनाए जाएंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट सरकार का 46,000 करोड़ होने वाला है। रोड सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखा गया है। सरकार ने इसके लिए कई सारे ब्लैक स्पॉट्स, जो एक्सीडेंटल प्रॉन एरियाज हैं, उनको हाईलाइट किया है, और यहाँ पर लगभग 13,795, लगभग 14,000 इस टाइप के एरिया को चिन्हित किया गया है कि जहाँ पर चांसेस ज्यादा होते हैं एक्सीडेंट होने के, तो उनको करेक्टिव मेजर लिया जाए और एक्सीडेंट के केसेस कम किया जाए। इसके साथ साथ टूरिस्ट के ट्रैवल को आसान बनाने के लिए, ताकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करना आसान हो जाए, तो यहाँ पर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लॉन्च किया गया है NIC के थ्रू। तो एक तो ये भी चीज याद रखिएगा, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एंड एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु ब्रिज, जो कि गुजरात में दैट मीन्स लॉन्च किया था, जो कि लगभग 2,320 मीटर लंबा है। ये चीज जरूर याद रखिएगा। तो ये इसीलिए किया था कि आप रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। तो सुदर्शन सेतु ब्रिज का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ? गुजरात में। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट भी दिया जाएगा, और इतने एरियाज को रेस्ट्रिक्ट, दैट मीन्स रोड सेफ्टी के लिए किया गया है। 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अंडर भारतमाला परियोजना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टोटल कितने नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात की जाए, तो 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट करने की बात कही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने, हाईवेज। तो इसे जरूर ध्यान रखें। इसके बाद लेबनान आर्मी चीफ इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज आई है। पहली बात तो लेबनान की कैपिटल की बात करें तो बेरूत है। तो यहाँ पर अभी जो अनस्टेबिलिटी चल रही थी, उसको खत्म करते हुए लेबनान के पार्लियामेंट ने अपने आर्मी चीफ जोसेफ ऑन को हेड ऑफ द स्टेट घोषित किया है, ठीक है, जिनको कहीं ना कहीं US का सपोर्ट भी प्राप्त था। तो ये सब सारी चीजें, और कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी देखने को मिली थी जब इसराइल का वॉर हो रहा था। तो ये सब सारी चीजें
दैट मीन्स इसकी बात करता है यहाँ पर, तो ये एक अपॉइंटमेंट है। तो इसके याद रखें कि लेबनान के फाइनली कौन बनाए गए प्रेसिडेंट, तो जोसेफ आउन बनाए गए, और कैपिटल क्या है, बेरूत। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि लगातार कई ग्रोथ रेट आई है। जैसे आरबीआई ने इंडिया की ग्रोथ रेट भाई 6.6 किया था, फिर उसे कम करने की बात कही है, ये भी न्यूज में आ जाएगा। और मिनिस्टर एनएसओ की बात करें, तो कहीं ना कहीं इन्होंने 6.4 की बात कही थी। तो ये सब डेटा हमारे पास आते जा रहे हैं। वैसे ही इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्टेड 6.6 रहेगी, ये यूएन का डेटा है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अ, भले जैसे इस बार की बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर बीता है आपका, मार्च 2024 जो खत्म हुआ है, उसमें इंडिया की ग्रोथ 8.2 आई थी। तो नो डाउट उससे काफी कम रहेगी, लेकिन ऑल अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए, तो इंडिया की ग्रोथ बेहतर है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाली है। और इसी का अंदाजा लगाया गया 6.6% अकॉर्डिंग टू हामिद रशीद, जो कि यूएन हेड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक मॉनिटरिंग के हेड हैं। तो इनके हिसाब से इंडिया की जो ग्रोथ रहने वाली है 6.6% रहने वाली। तो ये यूएन की एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, नाम जरूर याद रखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2025, जो टोटल आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताता है। और इनका अंदाजा है कि अगले साल थोड़ी सी कम रहने वाली है, लगभग 6.8% के आसपास। तो इस साल 6.6%, और अगले साल दैट मीन्स इससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगी, 6.8% के आसपास रहने वाली है। अगर ग्लोबल ग्रोथ रेट की बात करें, तो ग्लोबल ग्रोथ रेट 2.8% की बात इन्होंने कहा है। जबकि अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें, जैसे यूएस एंड ऑल, उनके ग्रोथ में 0.1% गिरावट देखने को मिलेगी टू 1.6% तक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा इन्होंने दिया है, इसलिए इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर ये जो आपकी रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट आपकी दैट मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, WESP। इसके हिसाब से अगर केवल साउथ एशिया की बात की जाए, तो द इकोनॉमिक आउटलुक फॉर साउथ एशिया, यहाँ पर आपको मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स किसी का परफॉर्मेंस नीचे जाता दिखेगा, किसी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और इसीलिए ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आपका रिपोर्ट है, इसके हिसाब से इन्होंने कहा है कि 2025 में जो रिपोर्ट इंडेक्स या हमारा ग्रोथ रहने वाला है साउथ एशिया का 5.7%, और 2026 में 6% होगा। ये जितने भी डेटा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को लेते हुए एक ही में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंडिया की ग्रोथ ठीक है 6.6 बताई, अगले साल 6.8 बताई, साउथ एशिया रीजन में कितनी बताई, तो वो ओवरऑल 5.7 बताई, और अगले साल 6% की ग्रोथ बताई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल की बात करें, तो लगभग 2.8 के परसेंट रहने वाला है। इंडिया का जो प्राइस इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, सीपीआई की बात करें, तो वो थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है इस साल, 4.8%। लास्ट ईयर 4.3% था। तो तो थोड़ा सा मतलब सही है अपने लेवल के हिसाब से। और जैसा कि आरबीआई का इन्फ्लेशन रेट रहता ही है कि ऑन एन एवरेज 4% मेंटेन किया जाता है, जिसमें से प्लस माइनस 2% का मार्जिन रखा जाता है। तो वो जो रेंज होती है आपकी 2 से 6% के बीच में आ जाती है। तो उस रेंज के बीच में देखने को मिलेगा। तो वही उन्होंने कहा है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कम डाउन टू मार्जिनली फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 4.8% लास्ट ईयर टू 4.3% दिस ईयर। इस साल 4.3% और पिछले साल 4.8% था। तो 4.8 से 4.3 की गिरावट देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो मार्जिनल, लेकिन अल्टीमेटली जो रेंज रहेगी वो आरबीआई के डेटा के हिसाब से 2 से 6% के बीच में रहने वाली है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अब देखिए ये एक न्यूज आई है ग्लोबल वर्ल्ड से। अर्मेनिया गवर्नमेंट अप्रूव्स बिल टू लॉन्च ईयू एक्सेशन बिल। सीधी सी बात की जाए कि कहीं ना कहीं अर्मेनिया का ये कहना है कि वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहता है। अब देखिए इशू यहाँ पर क्या रहा है कि अर्मेनिया लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर रहा है रशिया का और यूएसएसआर का एक्चुअली। और अलग होने के बाद से कई सारे जो यूएसएसआर के पार्ट थे, वो धीरे धीरे करके यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन होते गए, रशिया को रिलेशन मतलब एक काउंटर पे रखते हुए। तो वहीं पर अर्मेनिया की गवर्नमेंट ने एक बिल को अप्रूवल दिया है कि जो कि कभी सोवियत यूनियन का पार्ट होता था,
फाइनली इन्होंने एक बिडिंग की है कि भाई यूरोपियन यूनियन हम ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके पहले भी जो 3 सोवियत यूनियन के देश रह चुके हैं, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, ऑलरेडी ज्वाइन यूरोपियन यूनियन, और उसमें काफी लंबा दैट मीन्स नेगोशिएशन देखने को मिला था काफी सारी चीजों पे। तो द अर्मेनिया रिलेशन विद द यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन नहीं है, इसलिए ज्वाइनिंग इजी नहीं होगी। और ये जो देश है पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री है, लगभग 2.7 मिलियन पीपल इसमें पाए जाते हैं, मतलब हैं। और इसकी कोई भी बॉर्डर यूरोपियन यूनियन से टच नहीं करती। और ये इश्यू थोड़ा सा देखने को इसलिए मिला था क्योंकि अजरबैजान के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो कि एक मेजर गैस सप्लायर है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का 1980 से। तो अजरबैजान के वजह से थोड़ा सा इसीलिए कहा गया कि ये रिलेशन कॉर्डियल बहुत अच्छे नहीं है, थोड़ा सा ज्वाइनिंग में दिक्कत हो सकती है। और बात अगर अर्मेनिया की आई है, तो अर्मेनिया की अगर कैपिटल की बात करें, अर्मेनिया की कैपिटल, तो इसकी कैपिटल येरेवन है। तो कहीं ना कहीं येरेवन का भी इशू देखने को मिला था। और अगर करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी क्या चलती है, तो करेंसी चलती है अर्मेनियन द्राम। तो अर्मेनियन द्राम यहाँ पर करेंसी है, और कैपिटल येरेवन है। ठीक है। और अगर पीएम की बात करें तो पीएम है निकोल पाशियान, जबकि अजरबैजान की प्रेसिडेंट है इलियाम अलियार। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए रही है कि अभी रिसेंट में किसने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने की इच्छा जताई है, तो वो आपका कौन है, अर्मेनिया है। और इसके पहले इस्टोनिया, लातविया या लिथुआनिया भी इस टाइप की चीजें कर चुके हैं। देखिए, अब लगातार यहाँ पर स्किल इंडिया एआई को प्रमोट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एआई ने एक मिशन लॉन्च किया है इंडिया में कि 2026 तक लगभग 5 लाख पीपल ऑफ इंडिया को ये स्किलफुल बनाएगा एआई सेक्टर में। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन सीईओ हैं सत्या नडेला, इन्होंने एआई इनिशिएटिव इन इंडिया लॉन्च किया है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता साइन किया है कि भाई इंडिया में इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत लगभग 5 लाख लोगों को तैयार किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। ये जो पार्टनरशिप की गई है विद एआई इंडिया के साथ, जो कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का एक पार्ट है, डिवीजन है, जिसका मेन एम है, भाई एआई की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इनोवेशन, इनोवेशन जब होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जॉब के साथ साथ आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ का प्लान बनाया गया है। और अब अगर लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा तो उसमें किस टाइप के स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, एजुकेटर्स भी होंगे, डेवलपर्स भी होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी होंगे, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी होंगी। तो कुल मिलाकर हर एक सेक्टर्स को इसका फायदा होने वाला है। इसी के साथ साथ एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, जिसका नाम एआई कैटलिस्ट है, उसको भी स्टैब्लिश किया जाएगा, ताकि रूरल इंडिया में एआई इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। और इसके तहत लगभग 1 लाख एआई इनोवेटर्स एंड डेवलपर्स को दैट मीन्स ट्रेन किया जाएगा हैकाथॉन्स के थ्रू। कम्युनिटी बिल्डिंग सॉल्यूशंस ढूंढे जाएंगे एज वेल एज एआई मार्केट प्लेस के तहत ये सारे डेवलपमेंट किए जाने हैं। तो एआई कैटलिस्ट भी याद रखिएगा, एक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। थोड़ा सा ध्यान, अब अल्टीमेट अकेले क्वेश्चन में एआई कैटलिस्ट क्या है, तो भाई ये रूरल एआई इनोवेशन, जहां काम की बात है उसको जरूर फोकस करें। रूरल में या रूरल एरियाज में एआई इनोवेशन को बढ़ाने का तरीका है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की मदद से, जिसको लॉन्च करने के बाद अल्टीमेटली माइक्रोसॉफ्ट ने की है। तो इंडिया में इसके तहत 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ अब जब बात इतने डेवलपमेंट की है, तो आप क्या क्या स्टैब्लिश करेंगे, तो एआई प्रोडक्टिविटी लैब्स, लगभग 20 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे नीलेट के साथ 10 स्टेट में। इसके साथ साथ रेलटेल एंड माइक्रोसॉफ्ट ने 5 साल का एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन लॉन्च किया है, ताकि इंडियन रेलवेज और पब्लिक सेक्टर में एआई को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, एआई को इनबिल्ड किया जा सके, ताकि डिजिटल मोड पर चीजों को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है। और रिसेंट माइक्रोसॉफ्ट ने रिवील किया है कि एआई एडॉप्शन इंडिया में 2024 में, जो कि 2023 में केवल 63% था, वो बढ़ के 72%, दैट मीन्स
इंडिया इसको अडॉप्ट कर रहा है और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ इन्वेस्ट टोटल जो अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो $3 बिलियन इन्वेस्ट किया जाएगा क्लाउड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले 2 साल में इंडिया में। और इसके तहत लगभग 2030 तक 2026 तक तो 5 लाख की बात की गई, लगभग 10 मिलियन पीपल को एआई से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये आपके लिए दैट मीन्स इसके डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको जरूर याद रखें। तो देखिए, 34th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन कराया गया और इसी के तहत प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कराई गई है। तो याद रखें, 34th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन जो कि केंद्रीय विद्यालय के लिए कराया गया, और ये कहाँ कराया गया? जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम, अल्टीमेटली न्यू दिल्ली में। और इसको करने वाले दैट मीन्स किरण रिजिजू जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है, वो इस फंक्शन को अध्यक्षता करेंगे। और स्टूडेंट्स को प्राइज भी वितरित किया जाएगा जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंपटीशन में बेटर किया है। अब इसमें अगर बात की जाए कि सबसे नंबर 1 पोजीशन पे किस केंद्रीय विद्यालय को रखा गया है, तो इसमें आईआईटी खड़गपुर के जो केंद्रीय विद्यालय है जो कि कोलकाता रीजन का ईस्ट जोन का है, उसको नेहरू रनिंग शील्ड एज वेल एज ट्रॉफी दी जाएगी। और ये नेशनल विनर है 34th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 23-24 के। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और ये लगातार पिछले 36 साल से कराया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन फॉर केंद्रीय विद्यालय जिसका ये 34th कंपटीशन सीरीज ऑर्गेनाइज कराई गई है, जिसमें टोटल 150 केंद्रीय विद्यालय ने पार्टिसिपेट किया है और ओवरऑल 25th रीजन से। तो अगर जोनल की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ केंद्रीय विद्यालय अलग अलग 4 जोन है। ईस्ट का तो आपने पढ़ ही लिया। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय मानेसर गुरुग्राम जो कि नॉर्थ में आया है। भोपाल रीजन की बात करें सेंट्रल के लिए केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कोटा जयपुर जो कि वेस्ट में है। और विद्यालय HV अवधी जो कि चेन्नई साउथ का है। तो अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग केंद्रीय विद्यालय का दिया गया, लेकिन विनर कौन रहा है? तो वो ईस्ट दैट मीन्स कोलकाता केंद्रीय विद्यालय। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अब यहाँ पर बात आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की। तो देखिए, 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग कंडक्ट होने जा रही है। ठीक है, तो ये मीटिंग कहाँ पे कराई जाएगी? ये पहली बात तो जनवरी 2020 से मतलब 2024 के बीच में, 20 से 24 जनवरी के बीच में कराई जाएगी दावोस स्विट्जरलैंड में। और ये इसकी कौन सी एडिशन होने वाली? 55th एडिशन होने वाली। अब यहाँ पर भी जो मेन फोकस रहने वाला है वो एआई को एडवांसमेंट पर, एज वेल एज कैसे रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए, उसकी क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, और ग्लोबल पार्टनरशिप को कैसे दैट मीन्स कैच किया जाए, इस पर फोकस रहने वाला है। और इसीलिए इंडिया का जो लगातार प्रोग्रेस है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम से मैच भी करता है, दैट मीन्स कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। तो ये जरूर याद रखें कि जो 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग होने वाली है उसका थीम कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। तो थीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो थीम है आपकी कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज, ये जरूर याद रखें। अब बात की जाए कि इंडिया का मेन जो फोकस रहने वाला है वो 5 चैनल्स पे रहने वाला है। सबसे पहली चीज, ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। इन्वेस्टिंग इन पीपल, भाई पीपल का इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, पीपल्स में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। रीबिल्डिंग ट्रस्ट, लोगों के बीच में ट्रस्ट हो, सरकार के प्रति ट्रस्ट हो। इंडस्ट्रीज इन इंटेलिजेंट एज, इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और सेफ गार्डिंग द प्लेनेट। तो अर्थ को भी ध्यान में रखकर अपना डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट इज बेस्ट प्लेस टू लिव, और इसको जितना बेहतर करते जाएंगे उतनी चीजें हमारे लिए बेहतर होती जाएंगी। इसके बाद अब इस 55th मीटिंग में इंडिया की तरफ से इसको हेड कौन करने वाला है? तो अश्विनी वैष्णव जो कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे है। और इसमें हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे 6 इंडियन स्टेट का, ये स्टेट जरूर याद रखें, जिसमें से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड केरल। तो ये 6 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी रहने वाले हैं, और इनको लीड कौन करेगा? अश्विनी वैष्णव करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया विल ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द एआई एंड एफडीआई
क्योंकि कहीं ना कहीं एआई भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए एफडीआई भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि रिसेंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारा था सिंस 2000 2000 के बाद से 2024 तक आते आते $1 ट्रिलियन का मार्क रीच कर लिया, तो जाहिर सी बात है जितना बेहतर एफडीआई होती जाएगी उतनी बेहतर हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी। और अगर इसी का डेटा एक आया था, इसको भी ध्यान रखिएगा कि अगर फर्स्ट हाफ फिस्कल ईयर की बात करें तो हमको लगभग एफडीआई में 26% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और अगर इसकी वैल्यू के बाद बात करें तो 42.1 बिलियन डॉलर की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर का, फिजिकल ईयर का। तो यहाँ पर एआई और एफडीआई जिसमें इनको डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज पे बात की जाएगी फॉर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। और इसको ऑर्गेनाइज किसकी मदद से कराया जाएगा? को ऑर्गेनाइज्ड बाय द इन्वेस्ट इंडिया एंड WAIPA, और जो कि एक सपोर्टेड बॉडी है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट अलियांस की, बीडा की। तो ये सब इसके अंतर्गत आने वाले डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैं, इनको जरूर याद रखें। अगला न्यूज देखा जाए तो मिस सुमित्रा द्वारा का नाम आया है। तो एक्चुअली टाइम टू टाइम एक रिव्यू मीटिंग कराई जाती है ईएसआईसी की तरफ से, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये देखने के लिए कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सर्विस डिलीवरी है इस ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल एंड जोनल लेवल पर वो कितनी बेहतर है। तो इसी की एक रिव्यू मीटिंग कराई जाएगी जिसकी अध्यक्षता मिस सुमित्रा द्वारा की जाए करेंगी, जो कि सेक्रेटरी है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। ये मीटिंग आपका उदयपुर में कराया जाएगा, जिस पर बात एम्प्लॉयज की मेडिकल सर्विस को बेहतर बनाना ताकि नेशनल वर्कफोर्स को अच्छा किया जा सके, एज वेल एज ईएसआई का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो सकता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कि मेडिकल सर्विस और ईएसआईसी के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो रिव्यू मीटिंग कराई जाएगी उसकी अध्यक्षता कौन करने वाली है? तो वो होंगी मिस स्मिता द्वारा, जो कि सेक्रेटरी है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। अगली न्यूज की तरफ बढ़े तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि प्राइम मिनिस्ट्री इनॉग्रेट 18th प्रवासी भारतीय दिवस PBW। अब देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 8 से 10 जनवरी के रिस्पेक्ट में मनाया जाता है, 8 से 10 जनवरी के बीच में ये कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी, जिसमें से प्रवासी भारतीय दिवस, एक्चुअली ये पूरा का पूरा प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस है जो कि 8 से 10 के बीच में कराया जाता है। जिसमें से प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? 9 ऑफ जैन को मनाते हैं। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमको देखने को मिलने वाली है। पहली बात, ये प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ कराया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और इस बार के चीफ गेस्ट कौन रहने वाले हैं? तो चीफ गेस्ट हमारे हैं और एक्सीलेंसी क्रिश्चियन कार्ला, जो कि प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड एंड टोबैगो के। और इसी दिन, दैट मीन्स अगर हम लोग 9 ऑफ जैन की बात करें, 1915 में ये किस रिस्पेक्ट में मनाया जाता है? तो उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है कि महात्मा गांधी जो कि बाहर से हमारे देश में वापस आए थे 9 ऑफ जैन को, इसी के रिस्पेक्ट में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अब इसमें क्या क्या हाइलाइट्स रही है? तो पहली बात तो देखा जाए, पिछले 10 सालों में इंडिया हैड लिफ्टेड 250 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। ये कुछ बातें यहाँ पे रखी गई है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लगभग ये पीएम ने भी बात कही है कि 250 मिलियन पीपल को गरीबी से ऊपर उठाया गया है। और इसीलिए इंडिया, अगर लार्जेस्ट इकोनॉमिक देशों की बात करें तो 10 में से उठकर, मतलब 10th पोजीशन से उठकर 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ चुका है। तो एक जो कि मेजर डेवलपमेंट रहा है। इसके साथ साथ चंद्रयान मिशन की बात की जाए, लगातार आप बात कह भी रहे हैं, चंद्रयान मिशन जिसमें शिव शक्ति पॉइंट ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। ये सब चीजें याद रखिएगा, न्यूज में आती चली जाती है, लेकिन जब कहीं सरकार का स्टेटमेंट होता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी से रिवाइज भी हो जाता है। इसके साथ साथ इंडियन प्रपोजल टू मेक द अफ्रीका यूनियन ए परमानेंट मेंबर। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि भाई G20 का परमानेंट मेंबर बनने के बाद किसने कही? तो इंडिया ने कही थी और उसे इंक्लूड भी किया गया है। तो ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट को लेकर इंडिया ने ये बात रखी थी। इसके साथ साथ पिछले 2 सालों में इंडिया ने अपनी 14 नई एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स ओपन किए, जैसे रिसेंट में आपने देखा तो ऑस्ट्रेलिया में ओपन किया था। ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स जो कि सीनियर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी हैं, जिसमें आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो ये सीनियर मेंबर्स के लिए लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ संत थिरुवल्लुवर डे अनाउंस किया गया, थिरुवल्लुवर सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। और इसका पहला जो सेंटर था वो सिंगापुर में ग्लोबल तरीके से आया है, और थिरुवल्लुवर चेयर
is being established at Austin University in USA. ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तमिलनाडु का ये थे तो तमिलनाडु में, तो इसीलिए इसको ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन भी दिया गया है, तो इसको जरूर याद रखें। इसके साथ साथ अगर अगर पूरा डेवलपमेंट देखा जाए कि प्रवासी भारतीय जो कि कन्वेंशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसको मैंने अभी बताया कि 8 से 10 ऑफ जैन के बीच में कराया जाएगा, भुवनेश्वर में हो रहा है। और थीम इसकी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। तो जैसे कि सरकार का एम है कि विकसित भारत के टारगेट को अचीव करना है, तो उसमें आपके डायस्पोरा का एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि भाई वो आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ग्रोथ हो पाएगी। तो इसमें करीब इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो लगभग 50 से ज्यादा कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर कराया है। तो ये सब इम्पोर्टेंट डेटा होने वाला है। इसी के साथ साथ प्रवासी भारतीय दिवस में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, और ये अवार्ड हमारे देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के थ्रू दिए जाएंगे। तो इन्होंने जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन था उसमें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स की बात की, और ये अवार्ड्स 10th ऑफ जैन को अगेन भुवनेश्वर में ही दिया जाएगा, और इसके तहत 27 मेंबर्स को ये अवार्ड दिया जाना, जिसमें सबसे पहला पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में जो कि हमारे गेस्ट हुए हैं उनको दिया जाएगा, दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो के जो है उनको। इसके साथ साथ अदर की बात की जाए तो अजय राणे, ये थोड़ा सा जो डेटा सरकार ने दिया है उसको जरूर याद रखें, बाकी तो 27 तो इतना नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मरिलियाना जुआन फर्नांडिस जो कि एजुकेशन सेक्टर से हैं, स्वामी संयुक्तानंद फिजी सरस्वती विद्या निकेतन, लेखराज जुनेजा, प्रेम कुमार एज वेल एज सुखताव चौधरी जो कि बिजनेस से रिलेटेड है लॉस के। और इनको सेलेक्ट कौन करता है, तो एक कमिटी बनाई जाती है जिसके चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं ऑफ इंडिया के, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो कि वाइस चेयरमैन के फॉर्म में रहते हैं, ये अवार्डीज को सेलेक्ट करते हैं। तो ये दो चीजें हैं, इनको जरूर याद रखें। इसके बाद इसी अवार्ड्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट का नाम आया, हाईलाइट हुआ था, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड उसी 27 में ये थे। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, ये इंडियन फिजिशियन है जो कि सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, और उन्हीं के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया है, जो कि हाईएस्ट रिकॉग्निशन अवार्ड है बाय एनी ओवरसीज इंडियंस को दिया जाने वाला बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इनको लगभग 45 ईयर का एक्सपीरियंस रहा है, और ये पर्सनल फिजिशियन रहे हैं वहां के किंग अब्दुल्ला के। और ये अवार्ड किसके थ्रू दिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया गया। तो इनका कहीं रिकॉग्निजेबल वर्क रहा है, कई सारे पार्ट में वेलफेयर के लिए भी इन्होंने काम किया, हेल्थ केयर फोरम में भी इन्होंने काम किया, इंडियन एम्बेसी के लिए भी इन्होंने काम किया रियाद। और तो ये सब चीजों की वजह से ही इनको एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया गया है। इसके बाद एक ये अगेन मेडिकल फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है, नाड़ी तरंगिणी। तो नाड़ी तरंगिणी की बात करें, इट इज ए इंडिजिनियस डेवलप्ड, ये पूरी तरीके से अगेन मेड इन इंडिया डायग्नोस्टिक टूल है, जो कि अपने टाइप का आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस में डेवलप किया जाने वाला फर्स्ट इंडिजिनियस टूल है। और फाइनली इसका अप्रूवल, जैसे कि अभी आपने सर्जरी वाले पढ़ा था, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया है, जो कि हमारे यहाँ की कॉस्मेटिक फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। तो ये डायग्नोस्टिक टूल है, नाड़ी नाड़ी मतलब नर्व्स को ही, दैट मीन्स जैसे कि आयुर्वेदा में नाड़ी तंत्र को ही देखकर बताया जाता है। तो इस टाइप की चीजें इन्होंने डेवलप की है, फुल इंडिजिनियस। इसको डेवलप करने का क्रेडिट पद्म भूषण अवॉर्डी प्रोफेसर JB जोशी को जाता है, जो कि चांसलर दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के, एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ मराठी विधान परिषद के भी रह चुके हैं। और इसको डेवलप किसने किया, डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह, जिनका लगभग IIT बॉम्बे में 6 साल का रिसर्च रहा है इसका। इसका प्राइस 55,000 रुपए रखा गया है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एक्ट्रेन इनोवेशन है, जो कि पुणे बेस्ड है। तो इसको जरूर याद रखें, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाड़ी तरंगिणी। इसके साथ साथ अ, जो CDSCO ने इसको सर्टिफिकेशन दिया है, वो लगभग लगभग 25,000 इंडिविजुअल के ऊपर ट्रायल के बाद इसको दिया गया, और जो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की है, इस पर जो भी टेस्ट करता है 10 पेज की रिपोर्ट आती है, जिसमें लगभग 22 आयुर्वेदिक पैरामीटर्स
पर ये पूरी तरीके से बेस्ड होता है, और ये रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 10 लैंग्वेजेस में इंपॉर्टेंट ये भी है भाई, कि जो भी लोग हैं इसे आसानी से समझ सकते हैं। और अगर इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो इसकी एक्यूरेसी लगभग 85% तक एक्यूरेट है, तो ये एक बेहतर है। ये आयुर्वेदिक फील्ड में लॉन्च किया गया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च किया गया अंडर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, और इसका दैट मीन्स अभी इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी के थ्रू कराया गया। तो पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 लाख करोड़ इन विशाखापट्टनम। अभी ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के विजिट पे थे, जहां पर इन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ का डेवलपमेंट वर्क्स लॉन्च किया, और इसका एम यही है लॉन्च करने का कि आंध्र प्रदेश को 2047 तक 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाए। तो ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है रिन्यूएबल एनर्जी के तहत भी इसे प्रमोट किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी, जिसका मेन टारगेट था कि 5 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाए कब तक, 2030 तक। और इसके शुरुआती फेज में 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब ऑलरेडी स्टैब्लिश किए जा चुके थे, जिसमें से एक विशाखापट्टनम में किया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया। कहाँ पर? कुडीमडाका, जो कि विशाखापट्टनम में ही आंध्र प्रदेश। ये अपने टाइप का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब था अंडर द नेशनल ग्रीन मिशन के तहत। तो ये चीज जरूर याद रखें, विशाखापट्टनम में पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया गया अंडर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। दैट मीन्स कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। अदर डेवलपमेंट की बात की जाए तो अगर इसमें टोटल सरकार के थ्रू लगभग 1,85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और इसमें रीन्यूएबल एनर्जी लगभग 20 गीगावाट की डेवलप की जाएगी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन, इंटीग्रेटेड का मतलब कई सारी चीजों को मिलाकर कैपेसिटी बिल्डिंग का तैयार किया जा रहा है। और यही इंटीग्रेटेड है, लगभग एक 1500 टीडीपी ग्रीन हाइड्रोजन और एक 7500 टीडीपी ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स यहाँ बनाए जाएंगे, बाय इंक्लूडिंग मेथनॉल, ग्रीन यूरिया एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिनका मेन फोकस रहा है कि हम इन चीजों को बनाकर मार्केट में एक्सपोर्ट करें। इसके साथ साथ द प्रोजेक्ट विल कंट्रीब्यूट अचीविंग इंडिया नॉन फॉसिल एनर्जी। इसका मेन एम यही रहा है, इंडिया की जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है उसको 2030 तक 500 गीगावाट, ये टारगेट है सरकार का, इसको जरूर याद रखें। इसके साथ साथ बल्क ड्रग, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के फार्मास्यूटिकल कंपनीज आके अपनी चीजों को लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो बल्क ड्रग पार्क भी इस्टेब्लिश किया जाएगा आंध्र प्रदेश के अनाकपली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वन ऑफ द 3 स्टेट्स अपने टाइप का होगा जहां पर इस टाइप का पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये चीज 2022 में ही आई थी, सरकार ने कहा था कि 3 बल्क ड्रग पार्क का नाम आया था, जिसमें से एक आपका हिमाचल प्रदेश, एक आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका गुजरात, और तीसरा आपका आंध्र प्रदेश। तो अभी वाला आंध्र प्रदेश में, तो ये टोटल 3 की बात की गई थी, तो ये प्रेजेंट वाला आंध्र प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, तो हमारे पास साल में कई सारे इंडेक्सेस आते हैं, जिसमें आपका अभी हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स आया है। और अगेन इसमें भी टॉप इस बार हर बार की तरह सिंगापुर ने किया। इट इज अ क्वार्टरली रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स यही बताता है कि आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, कि आप कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। तो जितना सेफ एंड सिक्योर होगा, उतनी आसानी से दूसरा देश आपको एंट्री दे देगा। और ये नंबर 1 इसीलिए है क्योंकि 227 डेस्टिनेशन में 195 देशों में आप सिंगापुर के साथ पासपोर्ट के साथ एंट्री कर सकते हैं, मतलब वहां के रेजिडेंट, पहले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से। तो अगर बात की जाए टॉप 10 में, देखा जाए जापान है 193 देशों के साथ। इसके साथ कंबाइंड फॉर्म में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, साउथ कोरिया। चौथे पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड ऑल, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, ग्रीस आइलैंड। सिक्स पर कनाडा, पोलैंड, माल्टा। सेवेंथ हंगरी, चेकिया। एट्थ इस्टोनिया, यूनाइटेड स्टेट। नाइन्थ लिथुआनिया, लातविया, स्लोवानिया एज वेल एज यूएई। तो अरब स्टेट्स की बात करें तो एकमात्र अरब स्टेट जो कि टॉप 10 में है वो आपका यूएई है। तो इसको जरूर याद रखें। इसके साथ साथ इंडिया की बात करें तो इंडिया इस रैंकिंग में इस बार 85th पर है, और इंडिया वीजा फ्री एंट्री लगभग 57 देशों में कर सकता है।
और इंडिया के साथ साथ केवल इंडिया ही 85th पे नहीं है, इंडिया के साथ साथ केनिया एज वेल एज नाइजर भी 85th पोजीशन पे है। और अगर कंपेयर करें 2024 से, तो 2024 में इंडिया की पोजीशन 18 थी, मतलब 80वें नंबर पे था। सबसे लास्ट की बात करें तो अफगानिस्तान हर बार की तरह इसको सबसे लास्ट मिला है, और 106 पोजीशन पे अफगानिस्तान है, 106 पे अफगानिस्तान है। 105 की बात करें तो ये आपका सीरिया है। 104 पर आपका इराक है बॉटम में। 103 पे आपका पाकिस्तान एज वेल एज यमन है। तो इंडिया 85th के साथ रैंक कर रहा है। और यहाँ पर जो चेयरमैन ऑफ जो डेटा प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन एडवाइजरी, जो कि हेनले एंड पार्टनर्स की ही एक एडवाइजरी है, उसके चेयरमैन डॉक्टर क्रिश्चियन एच काइलिन है। तो ये डेवलपमेंट रहा है इसमें। इसके साथ साथ एक और आपको फार्मर्स, जो कि सरकार का लगातार एम रहा है कि डबल द फार्मर्स इनकम, तो फार्मर की इनकम को इनहेंस करने के लिए यूपी गवर्नमेंट और गूगल क्लाउड ने एआई पावर्ड एग्री नेटवर्क लॉन्च करने की बात कही है। तो यूपी गवर्नमेंट ने एक समझौता साइन किया है गूगल क्लाउड इंडिया के साथ, ताकि एक जेमिनी पावर्ड बेस्ड बीकन लॉन्च किया जा सके इनेबल्ड उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर के लिए, ताकि जिसका फायदा डायरेक्ट किसको हो पाए, फार्मर्स को हो पाए। ठीक है, ये एग्रीमेंट एक एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवोल्यूशन लाने के लिए है, जिसको साइन चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह एज वेल एज गूगल क्लाउड के वाइस प्रेसिडेंट अनिल बंसाली ने किया है। तो ये दो पॉइंट जरूर याद रखें कि किसके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एग्रीमेंट चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह एंड गूगल क्लाउड के वाइस प्रेसिडेंट अनिल बंसाली के बीच किया गया, जिसका मेन फोकस है गुड गवर्नेंस एंड डिजिटल एम्पावरमेंट। तो लगातार डिजिटल एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखें। इसके साथ साथ अ, ये जो चीजें एआई बेस्ड लॉन्च होगी, इसका सीधा फायदा लाखों फार्मर्स को पहुंचेगा। वन स्टॉप एक्सेस टू एडवाइजरी, मतलब सलाह ले सकते हैं, क्रेडिट लेना आसान हो जाएगा, अपने मैकेनाइजेशन पे ध्यान दे सकते हैं, एज वेल एज मार्केट कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी अपने प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाने के। इसका जो डिजाइन किया गया, डिजाइन एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका नाम आप लगातार डीपीआई डीपीआई सुनते हैं। इट इज इंडिया फर्स्ट स्टेट लेवल इनिशिएटिव, अपने टाइप का पहला स्टेट लेवल इनिशिएटिव है एआई को ध्यान में रखते हुए, जो कि एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, ताकि आप एग्रीकल्चर के इकोसिस्टम को डिजिटलाइज कर पाए। और ये इसीलिए दैट मीन्स ये बात किसने कही है, गूगल इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है विक्रम सिंह बेदी। तो तीन नाम यहाँ पर आए हैं, एक तो यूपी गवर्नमेंट है ही है, और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह, दूसरा गूगल क्लाउड इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट दैट मीन्स अनिल बंसाली के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। और उसी में जो रह चुके हैं दैट मीन्स गूगल क्लाउड इंडिया के ही वाइस प्रेसिडेंट एक और है विक्रम सिंह बेदी, उनका ये स्टेटमेंट है। तो मल्टीपल है, तो इसलिए इनको याद रखिएगा। तो ये थी हमारी दैट मीन्स 9 और 10 जनवरी की न्यूज़। तो ये आई होप कि ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। ठीक है, थैंक यू।